हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा देश भर की आबादी को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत ने चीन की जनसंख्या को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इस प्रकार भारत को सर्वाधिक आबादी वाला देश बनने से क्या फायदे हो सकते हैं और इसके नुकसान भी क्या हो सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हालिया आंकड़े मतलब संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो पेश किए गए हैं आंकड़े, उसमें क्या कहा गया है पूरे विश्व की जनसंख्या को लेकर, और भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं। और हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के फायदे और इसके नुकसान के बारे में देखेंगे। और एक और चीज हम देखेंगे इसमें कि जो भारत की जो जनगणना होनी थी उसका आयोजन देरी से क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक है हमारा भारत की आबादी अब चीन से भी ज्यादा। तो हालिया आंकड़ों के अनुसार यूनाइटेड नेशन फंड पॉपुलेशन की एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में पूरे विश्व में आबादी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो हम वैश्विक आबादी के बारे में बात करें तो पूरे विश्व की आबादी कुल मिलाकर हो गई है 8045 मिलियन। 8045 मिलियन मतलब 804 करोड़, ये पूरे विश्व की आबादी हो गई है। और इस पूरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा मतलब 65%, लगभग 65% जो है वो है 15 से 64 आयु वर्ग के बीच। मतलब जो 65% आबादी है, इसका 65% है वो 15 से 64 आयु वर्ग के बीच का है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो 10% आबादी है वो 65 वर्ष से अधिक है। मतलब जो पूरे विश्व की जो आबादी का 10% हिस्सा है वह 65 वर्ष से अधिक अर्थात बुजुर्ग जनसंख्या का है। इस रिपोर्ट में भारत के भी कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं, भारत के बारे में भी कुछ कहा गया है। तो भारत की जनसंख्या इस रिपोर्ट में बताई गई है 1428 मिलियन, मतलब 142 मिलियन करोड़ के करीब भारत की जनसंख्या आंकी गई है, जो कि सर्वाधिक, जिसके बाद ही सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है भारत। और इसमें भारत का सर्वाधिक आबादी वाला देश बनने का एक प्रमुख कारण है कि चीन की आबादी का कम होना। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी आबादी को कम किया है, जिसके बाद भारत की आबादी चीन के मुकाबले ज्यादा हो गई है। तो चीन की इसमें आबादी अब हो गई है 1425 मिलियन, मतलब 142 करोड़। ये हो गई है चीन की आबादी 142.5। और 2022 में चीन की आबादी थी 1448, जो भारत से ज्यादा थी। तो भारत का तेज उभरना चीन की आबादी में कमी के कारण है। मतलब भारत की जो सर्वाधिक आबादी है वो चीन की आबादी का कम होना है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि भारत की जो वृद्धि हुई है वो सिर्फ चीन की आबादी में कमी के कारण हुई है। इसमें भारत के पक्ष में भी या भारत में भी कुछ ऐसे कारण हुए हैं जिसके कारण सर्वाधिक आबादी वाला देश बना है। तो अब हम जानेंगे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, कि भारत में ऐसे कौन कौन से कारण है जो जनसंख्या वृद्धि है के कारण हुई है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है मृत्यु दर और प्रजनन दर में कमी। पिछले कुछ वर्षों में भारत में मृत्यु दर और प्रजनन दर में कमी हुई है। प्रजनन दर मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, ये होता है प्रजनन दर। और मृत्यु दर का अर्थ होता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने लोगों की मृत्यु होती है, वो कहलाती है मृत्यु दर। तो भारत के हम टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में जाने तो 2019 से 20 मतलब 2019 से 21 के बीच में ये रेट रहा है 2.0। इसका मतलब हुआ कि 2019 से 21 के बीच भारत में जो एक महिला होती है वह अपने जीवन काल में कुल 2 बच्चों को जन्म देती है। इसके पिछले कुछ दशकों की हम बारे में बात करें, पिछले कुछ दशकों में टोटल फर्टिलिटी रेट हम देखें तो ये बताता है कि 1992 और 1993 में ये रेट हुआ करता था 3 से 4। मतलब एक महिला अपने जीवन काल में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती थी, जो कि अब कम हो गया है, ये बचा है 2। एक और कारण हो सकता है मृत्यु दर में कमी। हम पिछले कुछ दशकों में देखें या कुछ पहले समय की बात करें तो 1950 में मृत्यु दर मतलब प्रति 1000 व्यक्तियों पर 22 लोगों की मृत्यु होती थी, 22.2 लोगों की मृत्यु होती थी। और ये जब हालिया के आंकड़ों के अनुसार जाने तो सन 2020 में ये आंकड़ा पहुंच गया है 7.4 पर। मतलब 1000 लोगों पर अब 7.4 लोगों की मृत्यु होती है। और एक और इसका कारण है कि TFR टोटल फर्टिलिटी रेट प्रतिस्थापन दर से अधिक होना। प्रतिस्थापन दर क्या होता है, रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है कि वह वैल्यू जिसमें जितने बच्चे जन्म लेते हैं उनकी तुलना में जो मृत्यु दर है वो कितना होता है। तो वर्तमान में ये प्रतिस्थापन दर है 2.1। अब हम इसके फायदे के बारे में देखें तो जनसंख्या वृद्धि के फायदे, कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है इसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो पहला हो सकता है कि इसके कार्यबल में वृद्धि की भारत में जनसंख्या अधिक होने से कार्यशील लोगों की संख्या में वृद्धि हो गई है। मतलब भारत की एक और आंकड़ा पेश किया गया है कि भारत की जो 68% आबादी है वो
15 से 64 वर्ष आयु वर्ग का है। मतलब भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसका मतलब हुआ कि भारत में युवा लोगों की संख्या अधिक है। और इसका हम सही से उपयोग करें तो जो युवा वर्ग उसको हम देश के विकास में, उसके प्रगतिशील बनाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि भारत में युवा व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है, 68%। एक और फायदा हो सकता है कि जनसंख्या की लाभ, मतलब हम अपनी जनसंख्या जो वृद्धि है उसका लाभ उठाएं, उसके नीति निर्माण में, उसके जो युवा वर्ग हैं उसको स्टार्टअप्स वगैरह में या फिर किसी भी क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाएं, तो हम अपनी जनसंख्या का लाभ उठाएं। और तीसरा होगा कि यदि विकास होगा, यदि युवा वर्ग ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। और एक और फायदा हो सकता है कि यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का हम दावा कर सकते हैं। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, उसमें हम अपने जो विश्व की सबसे अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करता है भारत, सर्वाधिक आबादी वाला देश है, तो उसके आधार पर हम इसमें यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का दावा कर सकते हैं, क्योंकि ये विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है। अब हम जनसंख्या वृद्धि के नुकसान के बारे में बात करें तो जनसंख्या की वृद्धि के बारे में नुकसान ये है कि यदि जनसंख्या अधिक होगी तो भारत को या जो सरकार है उसको इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए भोजन उपलब्ध कराना, आवास की सुविधा उपलब्ध कराना और इतने उनको स्टैब्लिश्ड करना, ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और एक और हो सकता है पर्यावरण के लिए, लोग ज़्यादा होंगे तो उनको रहने के लिए भी घर की ज़रूरत होगी, तो वो जंगलों को काटेंगे, पेड़ों को काटेंगे, तभी वो अपने लिए घर बना पाएंगे। तो एक ये फायदा होगा पर्यावरण को लेकर। और चूंकि अभी हमारे देश में युवा वर्ग ज़्यादा है, तो अगले कुछ दशकों में या अगले कुछ वर्षों में युवा वर्ग मतलब देश की जनसंख्या में हम कमी करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ वर्षों बाद देश की जनसंख्या में क्या होगा कि कमी तो होगी, लेकिन अभी युवा वर्ग ज़्यादा है, यही आगे जाके बुजुर्ग बनेगा, तो सरकार पर एक बुजुर्ग का एक जो वर्ग होगा उसका दबाव होगा। तो ये आगे जाके, खैर ये बहुत समय बाद की बात है, लगभग 2050 तक ये हमें ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है कि भारत में जनसंख्या तो नियंत्रित हो सकती है, लेकिन भारत में उस समय जो बुजुर्ग वर्ग होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका दबाव एक सरकार पर अलग रहेगा और उसके लिए अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो अब हम देखेंगे कि भारत में जनगणना आयोजन में देरी क्यों हो रही है। कि भारत में ये जो आंकड़े हैं, ये यूएन द्वारा जारी आंकड़े केवल अनुमान पर आधारित है। हमारे भारत में भी जनगणना नहीं हुई है, तो जो यूएन के जो भी आंकड़े होते हैं वो एक अनुमान पर आधारित होते हैं और ये इतने रिलायबल नहीं होते हैं, और हम इनका उपयोग एक अनुमान के लिए सिर्फ कर सकते हैं। हमारे भारत में प्रावधान है कि हर 10 साल में भारत की जनगणना का आयोजन किया जाता है। तो इससे पहले 2011 में जनगणना का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब जनसंख्या आंकी गई थी 1210 मिलियन, मतलब 121 करोड़ जनसंख्या आंकी गई थी। और अब होनी थी इसके 10 साल बाद, यानी 2021 में जनगणना का आयोजन होना था, लेकिन 2021 का आयोजन कोविड महामारी की वजह से टाला गया और ये अभी भी कोई प्रयास नहीं दिख रहे हैं कि आगे इसका आयोजन हो सकता है या कब होगा, इसकी कोई भी अभी सूचना नहीं है। तो 2021 का आयोजन जनगणना का नहीं हुआ है और इसका प्रभाव क्या होगा, जनगणना में जो देरी हो रही है उसका प्रभाव क्या होगा कि विकास पर नकारात्मक प्रभाव। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जनसंख्या के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है, तो जो हमारे यहाँ जो नीति निर्माण होता है, जो पॉलिसी मेकिंग होती है, वो मुख्यतः जनसंख्या के आधार पर ही बनाई जाती है। अभी हमारे पास हालिया के जो आंकड़े नहीं है, तो जो हमारी जो पॉलिसी मेकिंग होगी वो पिछली जनसंख्या के अनुसार बनाई जाएगी। तो ये भारत के विकास पर एक नकारात्मक प्रभाव देखने को हमें मिल सकता है आगे जाकर। हमें उम्मीद है कि आगे जाके कुछ पिछले अगले 1 या 2 साल में जनगणना हमारे पास जो प्रेजेंट की है वो हमारे पास होगी। तो ये था पूरा वीडियो, जिसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट आंकड़े भी बताए गए थे, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसमें भारत का कितना प्रतिनिधित्व है और कितने युवा वर्ग शामिल हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।